नमस्कार। आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 27 से लेकर 30 तक हम डिस्कस करेंगे। ये जो पार्ट है एसआरए का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले जो है वो चैप्टर 4 है जो इन सेक्शंस के बारे में डील करता है। सेक्शन चैप्टर 4 जो है वो क्या है? रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसेशन का मतलब क्या है? टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना। चैप्टर 5 जो है वो कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता है। इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा डिफरेंस है। हिंदी में इसको कहते हैं संविदा का विखंडन। अब हम सेक्शन 27 के बारे में बात करते हैं। वेयर रिसेशन में बी एडजस्ड और रिफ्यूज। कब जो है रिसेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर सूट जो फाइल किया गया है कोर्ट के अंदर, वो कब ग्रांट होगा और कब रिफ्यूज होगा। इसका सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति इंसर्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मे सू टू हैव इट रिसेंट, उसको रिसेंट करने के लिए वो सू कर सकता है कोर्ट में। एंड सच रिसेशन में बी एडजस्ड बाय द कोर्ट इन द फॉलोइंग केसेस। अब इसके अंदर जो कुछ पॉइंट दे रखे हैं, अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई हो जाते हैं तब तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसेंट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहला पॉइंट जो क्या कह रहा है? ए, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय प्लेंटिफ। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल नेचर का है और या फिर जो है वो प्लेंटिफ जो है वो उसे टर्मिनेट खुद कर सकता है। दूसरा पॉइंट, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर कॉज नॉट अपेरेंट इन द फेस एंड द डिफेंडेंट इज मोर ब्लेम देन प्लेंटिफ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनलॉफुल था, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को देखें या पढ़ें तब तो नहीं लग रहा था अनलॉफुल, और बाद में जाके वो अनलॉफुल हो गया। और दूसरा इसके अंदर ये भी है कि डिफेंडेंट की गलती ज्यादा थी प्लेंटिफ से। अगर प्रतिवादी की गलती ज्यादा होगी तो प्लेंटिफ, एक स्वाभाविक रूप से देखा जाएगा कि प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट में आएगा ही आएगा, रिसेंट ही करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म ही करवाएगा। तो इसको हम एक उदाहरण की तरह समझते हैं। जैसे एक्साइज की बात कर लीजिए। एक्साइज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे हेम्प प्लांट हो गया, कैनबिस प्लांट जिसे हम हिंदी में कहते हैं भांग। अब जो गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन थी कि भाई आप जो है वो 10 किलो जो है आप मेडिकल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, रेगुलेशन बदल जाते हैं और 5 किलो हो जाती है उसकी क्वांटिटी। तो क्या होता है कि जो परचेजर और सेलर था, सेलर ने तो जो मांगा उसने दिया 10 केजीज, जो परचेजर था अब वो जो है वो 10 किलो ले लेता है, तो वो तो अनलॉफुल हो गया। तो यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसेंट हो सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 किस चीज के बारे में बात कर रहा है कि कब जो है वो कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी रेसेशन। इसमें लिखा हुआ है द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट का कह रहा है वेयर प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लिसिटली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्लेंटिफ ने जो है वो अनुसमर्थन कर दिया, अगर उसने रेक्टिफाई कर दिया हो कॉन्ट्रैक्ट को, तो फिर रिसेंट नहीं होगा। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि हमने कल जो अर्लियर क्लासेस में देखा था कि एक ऑयल वाला हमने एग्जांपल लिया था। ए जो है वो बी को बोलता है कि आप मुझे जो है वो 10 टन ऑयल मुझे सेंड कर दीजिए, मुझे खरीदना है आपसे। अब उसने ये तो बात बताई नहीं कौन सा। अब उनका जो बिजनेस ट्रांजेक्शन पहले भी होते थे तो ज्यादातर वो मस्टर्ड ऑयल लेता था। तो बी ने सोचा कि ठीक है, इस बार भी उसने मस्टर्ड ऑयल मांगा होगा। पर जब अब उसने ऑर्डर तो भेज दिया, परचेज ऑर्डर जो है वो पीओ भेज दिया। अब उसने बाद में कॉल करके उसको बोल दिया बी को कि नहीं, मुझे मस्टर्ड ऑयल नहीं चाहिए, इस बार मुझे कोकोनट ऑयल चाहिए। तो अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ए ने जो है वो अनुसमर्थन कर दिया, अब उसने रेक्टिफाई कर दिया। उसके बाद बी पॉइंट कह रहा है वेयर ओइंग टू द चेंज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस व्हिच हैव बीन टेकन प्लेस इन द कॉन्ट्रैक्ट the parties cannot be substantially restore the position in which they are stood in the contract was made। इसमें कि भाई अब बी कह रहा, बी पॉइंट में ये कह रहा है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आया कि वो अब उस कॉन्ट्रैक्ट की जो मेन एसेंस है परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस हो नहीं सकती। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ए जो है उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एक हाउस का। अब उसने टोकन मनी तो दे दिया 10,000 रुपए, मान लीजिए 10,000 रुपए उसने टोकन मनी दे दिया। अब टोकन मनी दे दिया, उसके बाद जो है उसने चाबी दे दी, पर अभी वो शिफ्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वो जो किराए के मकान में रह रहा था वो इसमें टाइम था 1 महीने का। तो
जब तक उसने चाबी अपने पास रखी, टोकन मनी दे दिया, अमाउंट वो बाद में पे करने वाला था, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा फुलफिल हुआ नहीं था, परफॉर्मेंस होनी बाकी थी पूरी। उसी बीच क्या होता है कि कोई ऐसी डिजास्टर आ जाता है कि उसका घर तहस नहस हो जाता है जो बना हुआ था, तो अब उसका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड होगा। इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। ए है, वो बी को बोलता है कि आप मुझे 500 बैग जो है वो गेहूं के मुझे आप दे दीजिएगा। फिर एक डिजास्टर आता है, बाढ़ आ जाती है बी के वेयर हाउस में, सारा जो है वो गेहूं का धान था जो है वो पानी से सड़ गया, खराब हो गया। अब क्या होगा, अब उसकी परफॉर्मेंस हो नहीं सकती, तो कॉन्ट्रैक्ट तो अब रिसेंड होगा, क्योंकि अब ये परफॉर्म होना बाकी, अब बी तो परफॉर्म कर नहीं सकता, तो अब रिसेंड ही होगा। उसके बाद सी पॉइंट कह रहा है, वेयर थर्ड पार्टी हैव ड्यूरिंग द सब्सटेंसिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड राइट इन गुड फेथ विदाउट नोटिस। थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में राइट एक्वायर कर लिया, तो अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड ही होगा। डी पॉइंट कह रहा है, वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट sought to be rescinded and such part is not severable from the rest of the contract। कॉन्ट्रैक्ट पूरा जब रेसेंड होगा जब उसका कोई पार्ट है वो सेवरेबल नहीं हो सकता। इसको हम एग्जांपल के तौर देखते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। इस बार दो कमोडिटीज आ जाएगी। ए है वो बी को बोलता है कि आप मुझे 500 बैग जो है वो राइस के देना, चावल के, और 500 बैग जो है मुझे गेहूं के देना। अब क्या होता है कि एक जो गेहूं का वेयर हाउस अलग था और चावल का वेयर हाउस अलग था। अब क्या हुआ कि उसके यहाँ ऐसा डिजास्टर आया कि गेहूं का पूरा धान जो है वो सड़ गया बाढ़ के कारण, और चावल का बच गया। तो यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल है, मतलब वो चावल का तो परफॉर्म कर देगा और गेहूं का नहीं कर पाएगा। सेवरेबल हो गया तब तो अनपरफॉर्मिंग पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड हो जाएगा और परफॉर्म वाला जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, परफॉर्मेंस हो जाएगी उसकी स्पेसिफिक। अगर दोनों ही सेवरेबल नहीं है, जैसे हमने पुराना वाला लिया था एग्जांपल, सिर्फ व्हीट था, गेहूं था, तो फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड होगा। इसमें एक केस आया था, हंगरफोर्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वर्सेस हरिदास, AIR 1972, सुप्रीम कोर्ट 1826। इसमें कहा गया, अ पार्टी हैज एन ऑप्शन टू रिसेंड अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी के पास ऑप्शन था संविदा का विखंडन करने का, एंड नो एड ऑफ द कोर्ट इज नेसेसरी इन दिस बिहाफ। इसमें कोर्ट की कोई जरूरत नहीं। अगर दो पार्टियां चाहती है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है म्यूचुअली जो है रिसेंड हो जाए तो कर लो, क्या मतलब कोर्ट में जाने का। पर कोर्ट का रोल कब आता है, द कोर्ट ओनली एडजुडिकेट अपॉन द एंटीसीडेंट राइट ऑफ द पार्टीज। अगर कोई डिस्प्यूट आता है पार्टी में तो उसके आगे के राइट के बारे में जो है वो जो है डिसाइड करेगी, वो कोर्ट करेगी। बाय ग्रांट ऑफ डिक्लेरेशन दैट ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन वैलिडली रिसेंडेड, द कोर्ट डज नॉट क्रिएट एनी राइट ऑफ ए पार्टी। कोर्ट यही देखेगी कि क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसेंड हो सकता है सही तरीके से। उसके बाद क्या, अब कोर्ट इसके अंदर जो है वो किसी के राइट्स और लायबिलिटी डिसाइड नहीं करती। कोर्ट रिसेशन के कॉन्ट्रैक्ट में या रिसेशन के सूट में राइट्स जो है वो डिसाइड नहीं करती कोर्ट। सिर्फ यही देखा जाता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिसेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, संविदा का विखंडन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर सेक्शन 28 क्या बोल रहा है, रेसेशन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज बीन डिक्रीड। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री जो है वो पारित हो गई है, ग्रांट कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पर क्या उसके अंदर रिसेंड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, इस बारे में ये सेक्शन बात कर रहा है। फर्स्ट सबसेक्शन क्या कह रहा है, वेयर एनी सूट ए डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लीज ऑफ ए इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन मेड। मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट जो है वो एक पार्टी को फेवर में डिसाइड हो गया, उसको डिक्री मिल गई इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद जो है वो परचेजर और लीज डज नॉट विद इन द पीरियड ऑफ डिग्री। कोर्ट एक पर्सन को कह देती है जिसको परचेजर है, जिसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री मिली है, उसको कह देती है आप इस डेरी के अंदर या इस मतलब इस समय के अंदर अंदर जो है वो आपको परचेज मनी जो है वो सेलर को देना पड़ेगा। अब जो है वो अगर आप उस अमाउंट को उस समय के अंदर जो भी डिसाइडेड जो कोर्ट डिसाइड करेगी उस समय के अंदर आप अगर ये अमाउंट नहीं देते हो तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिसेंड हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। ए है, उसने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे आपका हाउस जो है 50 लाख के अंदर खरीदना है। ठीक है, अब
जो बी है सेलर था वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा था, ए ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लगाया, उसको डिग्री मिल गई ए को। अब कोर्ट ने ए को ये भी कह दिया कि आप तो खरीद रहे हो, ठीक है, बी भी है, अब वो अपने परफॉर्म कर रहा है पार्ट, पर आपको अपना पार्ट परफॉर्म करना होगा। क्या है उसका पार्ट? उसका पार्ट है 50 लाख रुपए जो है वो पेमेंट करना होगा बी को। अगर ए जो है वो गिवन टाइम के अंदर, जो कोर्ट ने उसको समय दिया है, उस समय के अंदर ये 50 लाख रुपए का भुगतान बी को नहीं करता, पेमेंट नहीं करता, तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में वो रिसेंड हो जाएगा। और अब इसका सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड, मतलब अगर उसने पेमेंट नहीं दिया 50 लाख का और कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड हो गया, विखंडन हो गया संविदा का, तो शेयर डायरेक्ट द परचेजर, कोर्ट जो है वो बी को आदेश देगी कि टू ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिस्टोर द पोजीशन ऑफ द वेंडर। वो जो आपको घर का जो पोजीशन मिला है, अगर मिला है तो वो आप पोजीशन जो है वो वापस ए को दोगे। उसके बाद अगर आपने कोई उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट उठाए, जैसे प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, खुद नहीं रहा किराए पे दे दी, तो वो जो किराया है वो इंटरेस्ट समेत जो है वो आप वापस ए को दोगे। उसके बाद में डायरेक्ट द पेमेंट टू वेंडर फॉर द रेंट ऑफ द प्रॉफिट विच आर अक्रूड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। यही जो मैंने आपको समझाया, रेंट और प्रॉफिट, उसने अगर कुछ लिया है उस प्रॉपर्टी से तो वापस उसको देना पड़ेगा। थर्ड सबसेक्शन क्या कह रहा है? इफ द परचेजर और अ लीजी पे द परचेज मनी, अगर जो है वो ए जो है वो बी को पैसे दे देता है तो फिर क्या होगा? तो कोर्ट जो है वो ए को कहेगी कि नहीं, आप अब अपनी जो है वो सेल डीड है वो रजिस्टर करवाओ, आप उसको पोजीशन दो, क्योंकि उसने पेमेंट कर दिया आपको। उसके बाद इसका जो है वो ए और बी क्लॉज है वो इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर कन्वेंस लीज, जो मैंने बोला आपको सेल डीड रजिस्टर हो गया, लीज में दे रहा है तो लीज डीड जो है वो रजिस्टर होगी। द डिलीवरी ऑफ पोजीशन, पार्टीशन, सेपरेशन ऑफ, एक तो डिलीवरी करेगा और मान लो कि इसके अंदर जो है वो 4 लोग का हिस्सा है प्रॉपर्टी में, तो वो पार्टीशन करवाएगा पहले। पार्टीशन कराने के बाद अपना जो सेपरेट पोर्शन है, जो सेपरेट पोजीशन है, वो सेपरेट पोजीशन जो है वो सामने वाली पार्टी जो परचेजर है उसको देगा। फोर्थ सबसेक्शन कह रहा है नो सेपरेट सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीफ विच मे बी क्लेम्ड अंडर दिस सेक्शन शैल लाई एट इंस्टेंस ऑफ वेंडर, परचेजर, लेजर, लेजी इन दिस केस। इसके लिए आपको रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको सेपरेट सूट फाइल नहीं करना। आप अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर रहे हो तो उसी के अंदर अपनी एक रिलीफ ले सकते हो कि साहब अगर आप मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड करने का एक ऑप्शन जो है वो आप मुझे दे दीजिए, मेरे को ये रिलीफ ग्रांट कर दीजिएगा। उसके बाद जो है वो 5वां सब क्लॉज कह रहा है द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। जो प्रोसीडिंग चली है उसकी कॉस्ट जो है वो कोर्ट जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से डायरेक्ट करेगा, कौन सी पार्टी को जो है वो वाद शुल्क कहते हैं, मेरे हिसाब से वाद शुल्क जो है वो व्यय करना है, उस हिसाब से वो डिसाइड कर देगी कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। उसके बाद एक केस आता है विजया अम्मल वर्सेस रामलिंगा नायडू। इसके अंदर कोर्ट ने कहा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू एनुल और रिसेंड द डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इट कैन ओनली एग्जीक्यूट द डिक्री। अगर कोई डिक्री आई है तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का काम क्या है कि उस डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाए, परफॉर्मेंस कराए उस डिक्री का। वो कोर्ट जो है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट वो उसको एनुअल या फिर रिसेंड नहीं कर सकती। उसके बाद दूसरा केस है रमन कुट्टी वर्सेस आवारा। यहां पर कोर्ट ने कहा वेयर द डिक्री इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फॉर एग्जीक्यूशन टू ट्रांसफरिंग एग्जीक्यूटिंग कोर्ट द सर्टेनली द ट्रांसफरिंग कोर्ट इज नॉट ओरिजिनल कोर्ट। मतलब जिस कोर्ट ने डिक्री पारित की है ओरिजिनल कोर्ट, उसने एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को अपनी डिक्री ट्रांसफर कर दी एग्जीक्यूशन के लिए। तो इसका मतलब ये है कि दोनों कोर्ट सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। द ट्रांसफरिंग कोर्ट इज नॉट ओरिजिनल कोर्ट एंड द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इज नॉट द सेम कोर्ट विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 28। सेक्शन 28 के अंदर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अलग है और ओरिजिनल कोर्ट अलग है, ये सेक्शन इस केस के अंदर बोल रहा है। बट व्हेन एप्लीकेशन हैज बीन मेड इन द कोर्ट इन विच द ओरिजिनल सूट वाज फाइल्ड, अगर आप रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट रिसेंट करने का जो है वो एप्लीकेशन लगाते हो ओरिजिनल कोर्ट में जिसने डिक्री फाइल की है, वो मेंटेनेबल होगी यहाँ पर। अगर आप एग्जीक्यूटिव कोर्ट के अंदर जाकर आप एप्लीकेशन लगाते हो कि साहब हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिसेंट होना चाहिए, तो वो मेंटेनेबल नहीं है। ये इस केस के अंदर कहा गया है।
the execution is being proceed with, then certainly application under section 28 is maintainable in the court. अगर आप ओरिजिनल कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाते हो तो वही मेंटेनेबल होगी। उसके बाद सेक्शन 29 अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसेशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अ प्लेंटिफ इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मे प्रे फॉर अल्टरनेटिव। अगर कोई प्लेंटिफ है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करता है तो वह अल्टरनेटिव प्रेयर ले सकता है किसकी? कॉन्ट्रैक्ट के रिसेशन की। कब? इफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं हो रहा है, इट मे बी रिसेंडेड डिलीवर अप टू द कैंसल्ड एंड द कोर्ट इफ इट रिफ्यूज टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोर्ट एक तो खुद ही एनफोर्स नहीं हो पा रहा या कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर देती है कि नहीं आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं है, बनता ही नहीं है, तो वो अल्टरनेटिव प्रेयर लगा सकता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो रिसेशन की एक रिलीफ लगा मतलब प्रेयर लगा सकता है कि साहब अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देते हो तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दिया जाए। उसके बाद सेक्शन 30 जो है वो क्या कह रहा है? कोर्ट में रिक्वायर पार्टी रिसेंडिंग टू डू इक्विटी, मतलब इसमें जो हिंदी में कहते हैं हम साम्या का सिद्धांत, आपको अगर कोई बेनिफिट मिला है तो आपको वो रिटर्न भी करना पड़ेगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हो। सेक्शन क्या कह रहा है? On adjudging the rescission of contract, the court may require the party to whom such relief is granted to restore. अगर आपको रिसेशन ग्रांट हुआ है तो आपको इक्विटी भी करनी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाउस वाला ही है, ए ने बी को बोला कि मुझे आपका घर खरीदना है 50 लाख के अंदर। उसने बोला ठीक है, वही पेमेंट बाकी था, घर जो है वो टूट गया, अब परफॉर्म नहीं हो सकता, तो उसने टोकन मनी जो दिया था 10,000 रुपए, तो वो तो वापस लेगा ना ए बी से। अगर वही नहीं होगा तो इक्विटी कैसे होगी? साम्या का सिद्धांत कैसे जो है वो अपना आगे बढ़ेगा? तो वो 10,000 रुपए जो है वो बी को वापस देने पड़ेंगे, ए को रिटर्न करने पड़ेंगे। यही है इसके अंदर। सेक्शन 29 का एक केस है, प्रेमनाग वर्सेस DFHL कंपनी लिमिटेड। इसके अंदर कोर्ट ने कहा व्हेन कोर्ट इज रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी कैन नॉट क्लेम स्पेसिफिक रिलीफ या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड हो गया है या कोर्ट जो है वो रिसेंड कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को, तो फिर उसका परफॉर्मेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा तो फिर परफॉर्मेंस किस चीज की करनी है? किसी चीज की परफॉर्मेंस नहीं करनी। थैंक यू।